सबसे पहले आप सभी लोगों का आलोक स्टार क्लासेज में स्वागत है और हम लोग पढ़ेंगे जो कि 2022-23 में निकला है एसएससी जीडी। तो सबसे पहले मैं मैथ का सिलेबस मैं आपको बता देता हूं कि हमें एक एक करके क्या क्या पढ़ना है और किसका वेटेज ज्यादा होगा उसका सबसे पहले मैं उस टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा। जैसे यहां पर देखिए नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एसआई एंड पीआई, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, डिस्काउंट, वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एज, ट्रेन और लास्ट टॉपिक हमारा है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। तो सबसे पहले मैं इसमें नंबर सिस्टम से मैं शुरुआत करता हूं। एक्चुअली नंबर सिस्टम के अंतर्गत तीनों टॉपिक आ जाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो भी आएंगे वो भी पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे और एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले तो देखिए रूट में यहां पर -7 लिखा गया है, तो क्या है रूट में -7 क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, समृद्ध संख्या है, वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं चारों ऑप्शन का डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद हमारा उत्तर आसानी पूर्वक हो जाएगा। और इसे देखिए जो भी मैं डिस्कस करूंगा एक एक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और जिसे और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसको आप नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मैं नंबर लाइन ड्रा कर देता हूं, ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो मैंने क्या कहा, यही मैं कहा कि वह कोई भी संख्या जिसको हम आसानी पूर्वक से नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं वह वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे मैं एक नंबर लाइन ले लेता हूं और यहां पर देखिए 0 1 2 3 ये आगे बढ़ता जाएगा और इधर में -1 -2 ये इधर भी बढ़ता जाएगा, कोई फर्क नहीं, अनंत तक ये जाएगा। तो देखिए कौन कौन सी संख्या को हम इस नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। तो देखिए ये देखिए +1 +2 +3। तो देखिए वास्तविक संख्या क्या क्या यहां पर होगी, जैसे यहां पर हमारा हो जाएगा -2 -1 कुछ भी ले सकते हैं, -11 -15, ये देखिए +1 हो जाएगा, +2 और करड़ी में 2 भी क्या है हमारा एक वास्तविक संख्या है। करड़ी में 2 जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि करड़ी में 2, देखिए क्वेश्चन अब खड़ा हो जा रहा है कि करड़ी में 2 पूछ लिया जाए कि कैसी संख्या है, समृद्ध संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो इसी परिभाषा से आप आसानी पूर्वक देख सकते हैं। यानी करड़ी में 2 भी क्या है, एक रियल नंबर। कैसे? देखिए मैं 0 से मैं 1 यूनिट चलता हूं, यानी 0 से मैं एक छलांग 1 यूनिट लगाता हूं। देखिए यहां से मैं 1 यूनिट आगे बढ़ा और ये ठीक इसके ऊपर भी मैं 1 यूनिट ऊपर चला, यानी यहां पर भी 1 यूनिट मैंने चल दिया और ऊपर भी 1 यूनिट चल दिया। ठीक, तो देखिए हमारा क्या बन रहा है, यहां पर 1 यूनिट मैं हॉरिजॉन्टली चल दिया और 1 यूनिट वर्टिकल चल दिया। और देखिए इसको मिलाएंगे तो एक देखिए एक परिभाषा, एक सूत्र है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार क्या है हमारा 1 यूनिट मैं चला हूं और देखिए लंब में क्या है 1 यूनिट, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो जोड़ेंगे तो 2, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा रूट में 2, यानी कर्ण का मान क्या आ गया 2। तो देखिए हम कर्ण इसमें मिला लेंगे यहां पर भी, तो रूट में 2 और देखिए रूट 2 का मान क्या आ गया, ये इतना आ गया। और इसी को आप प्रकार में यानी लंगड़ा प्रकार में आप दूरी भरकर इसको इस तरह काट दीजिए। तो देखिए मैं यहां पर काट दिया तो यहीं पर इतना दूरी क्या हो गया, कड़ी में 2 का मान हो गया। तो कड़ी में 2 क्या है, मैं इस कड़ी में 2 को इस नंबर लाइन, ये क्या है नंबर लाइन को मैं इसको दर्शा दिया कि नहीं, तो रूट में 2 क्या है, एक रियल नंबर है। और देखिए 3/4 7/5 ये भी क्या है, फ्रैक्शन में भी आप यहां पर दर्शा सकते हैं। जैसे 3 यूनिट चल दीजिए, देखिए इसमें बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो यहाँ पर 3 यूनिट चला, उसके बाद 10 है, तो इसमें भी देखिए चाहे 9 चल दिया तो यहाँ पर भी 9 यहाँ पर आ जाएंगे, तो 3/9 हो जाएगा। तो ये भी क्या फ्रैक्शन वाले जो भी वैल्यू है वो क्या हो गए हमारे रियल मान होंगे। तो वास्तविक संख्या क्या क्या हो गई हमारा, देखिए -2 भी हो जाएगा, -1, क्योंकि इधर आप बढ़ते चले जाएंगे, आ जाएगा √2, यहाँ पर √5 भी हो जाएगा हमारा क्या है वास्तविक संख्या। अब मैं बात करता हूं काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसको हम नंबर लाइन पर दर्शा नहीं सकते हैं उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे एक देखिए नंबर लाइन है, तो मैं क्या कहा हूं काल्पनिक संख्या उसे कहेंगे जिसको हम नंबर लाइन पर दर्शा नहीं सकते हैं। जैसे रूट में -5, रूट में -5 को आप नंबर लाइन पर नहीं दर्शा सकते हैं। अब इसको हम देखिए -5 को हम लिख सकते हैं, देखिए रूट में 5 गुणे रूट में -1, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, रूट में 5 लिख दीजिए गुणे रूट में -1 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए हम जानते हैं रूट में -1 बराबर होता है आई, रूट में -1 बराबर आई होता है, स्क्वायर हम कर लेते हैं, तो यहां पर -1 हो जाएगा ai², इसको बोलते हैं आयोटा। यानी हमारा यहां पर क्वेश्चन क्लियर हो चुका है कि रूट में -7 क्या है। अब देखिए रूट में प्लस कोई भी रहे नंबर वो क्या कहां चला जाएगा, एक वास्तविक संख्या के अंतर्गत चला जाएगा। लेकिन वही रूट के अंदर माइनस लेकर संख्या कोई बैठा है तो किसमें चला जाएगा, वो क्या है काल्पनिक संख्या के अंतर्गत चला जाएगा, क्योंकि आप काल्पनिक संख्या को नंबर लाइन पर दर्शा नहीं सकते हैं। अब देखिए समृद्ध संख्या के यहां पर एक ऑप्शन है, तो समृद्ध संख्या किसे कहते हैं, जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों का इन्वॉल्व हो जाए उसको हम क्या कहेंगे समृद्ध संख्या। और इसका एक फॉर्मेट है a+ib के रूप में, इसका देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको दर्शाया जाता है समृद्ध संख्या को। जैसे 3 + 5i, एक क्या है, एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है, और एक 5i जिसमें i लग जाता है, क्या है काल्पनिक नंबर यानी इमेजिनरी नंबर है। तो मैं यही कहा हूं कि समृद्ध संख्या किसे कहते हैं, जिसमें वह संख्या या वह नंबर जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों इन्वॉल्व हो तो उसे क्या कहेंगे समृद्ध संख्या। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, -7 क्या है, तो क्या हो गया काल्पनिक संख्या। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो देखिए इसी तरह कोई पूछ ले क्या, अब आसानी से रूट में 5 क्या है, रूट में 11 क्या है, या अब परिमेय जो भी आपको ऑप्शन बनेगा आप उसका आसानी पूर्वक आप उत्तर दे सकते हैं कि कौन सा समृद्ध संख्या के अंतर्गत जाएगा, कौन वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। निम्न में परिमेय संख्या नहीं है, यानी निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे देखिए ऑप्शन दिया गया है 5/3 -8/1 रूट में 9, और चौथा ऑप्शन है पाई, और पांचवा है यानोटी। तो सबसे पहले मैं आपको परिमेय संख्या के बारे में मैं बता देता हूं कि परिमेय संख्या कहते हैं किसको। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या यानी कोई भी संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या। यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं परिमेय संख्या। और हमें ध्यान देना है q = 0, यानी q बराबर नॉट के 0 होना चाहिए, यानी q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। जैसे ये 3 भी क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 के अपान में 1 लगा देंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 भी क्या है परिमेय संख्या है। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें नीचे कुछ भी इंटीजर पार्ट लग जाए, जैसे 7 हो गया, ये क्या है परिमेय संख्या है। देखिए रूट में यहां पर 9 लिखा गया है, रूट में 9, तो ये भी क्या है एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसको √9 का मान होता है 3, और 3 के अपान 1 लिखेंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी क्या है p/q के रूप में हो गया कि नहीं। तो हमारा परिभाषा ही क्या है, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा गया हो उसे हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या, यानी √9 भी हमारा क्या है परिमेय संख्या है। और देखिए
और यहां पर देखिए पाई में बहुत मतभेद होता है, बहुत लड़के कंफ्यूजन में रहते हैं कि पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखिए पाई का मान होता है, देखिए पाई बराबर 22/7, लेकिन पाई का मान 22/7 एक्चुअल में नहीं रहता है, ये लगभग के बराबर होता है। इसका मान क्या है, बराबर नहीं है। मैं यहीं पर कह दूं कि 22/7 क्या है, ये क्या चला जाएगा, परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यहां पर पाई यहां पर पूछा जा रहा है तो क्या अपरिमेय, क्योंकि इसका मान लगभग बराबर होता है 22/7, यानी 3.141592 आगे चलता रहेगा इसका पाई का मान। ये बराबर नहीं है, पाई बराबर 22/7 एक्चुअल मान होता, ये परिमेय संख्या के अंतर्गत चला जाएगा, लेकिन ये लगभग मान बराबर होता है पाई के। ये मान हमारा क्या है, लगभग के बराबर है, इसीलिए क्या है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत चला जाता है। तो यहां पर देखिए लिखा गया है निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। ये देखिए p/q के रूप में लिखा गया है, तो ये नहीं हो सकता है। देखिए -8/1 क्या है, एक परिमेय संख्या, तो ये भी नहीं हो सकता है। रूट में 9 को लिख सकते हैं 3/1, ये भी क्या परिमेय संख्या है, ये नहीं हो सकता है। हमसे पूछा क्या, परिमेय संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है। और लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, इसका लगभग मान होता है 22/7, इसका मान होता है 3.141592, ये आगे आगे चलता चला जाएगा। तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। तो यहां पर देखिए अपरिमेय संख्या का भी परिभाषा मैं बता देता हूं कि ऐसी संख्या जिसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी पाई क्या है, पाई हमारा क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो देखिए मैंने आपको बताया परिमेय संख्या जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। और यहां पर देखिए परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर को आप दो भागों में मैंने बांट दिया हूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कहने का मतलब क्या है, परिमेय संख्या के अंतर्गत टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, और देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या इसी को बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल, यानी अशांत दशमलव। तो देखिए शांत दशमलव और अशांत दशमलव किसके अंतर्गत आते हैं, रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसका मैं परिभाषा में बता देता हूं कि शांत दशमलव किसे कहते हैं, तो वह नंबर जिसे आप भाग दें और कहीं कहीं जाकर, यानी कहीं न कहीं जाकर वो इंड कर जाए, तो उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव। यानी इसका उदाहरण जैसे मैं दे देता हूं, 1/2, आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5, यहां पर देखिए इंड कर गया, तो शांत दशमलव क्या है, ऐसी संख्या को आप डिवाइड करिए यानी कहीं न कहीं जाकर वह इंड कर जाए, उसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव। देखिए 1/2 को क्या है, 0.5 लिख सकते हैं और इसके आगे भाग नहीं जाएगा, यानी इंड कर गया। जैसे आप लिख सकते हैं 2/5, इसको आप लिख सकते हैं 0.4, ये इंड कर गया। तो शांत दशमलव क्या है, यानी कहीं न कहीं जाकर वह संख्या इंड कर जाएगी डिवाइड करने पर। यहां पर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या इसी को बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल, और हिंदी में बोलते हैं अशांत दशमलव। यानी ऐसी संख्या यानी डिवाइड करिए आप, वो कहीं न कहीं जाकर इंड नहीं करेगा, यानी वह संख्या जो इंड नहीं करता उसे क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। यानी देखिए 1/3 जैसे मैं लिख देता हूं, तो आप देखिए 0.3333, ये क्या है, ये अनंत तक चला जाएगा, लेकिन इसका भाग आप कभी नहीं पूरा कर पाएंगे, तो किसके अंतर्गत चला जाएगा, अशांत दशमलव। 1/3 क्या है, 0.333 लिखेंगे। अब इसी को देखिए मैं यहां पर जैसे, अब इसी को हम लिख सकते हैं, देखिए 0.333 है, बार बार आ जा रहा है, तो देखिए यहां पर एक शब्द लगा है रेकरिंग डेसिमल, यानी 0.3 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार भी लगा सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी 3 के ऊपर पावर लग जाए तो इसका मतलब क्या है, ये अनंत बार 3 जा रहा है। तो देखिए अब इसको देखिए एक नियम है, आगे हम आगे बताएंगे आपको। देखिए जिस संख्या के ऊपर, यानी जितनी संख्या के ऊपर क्या रेकरिंग लगा रहता है, उसके नीचे हम 9 लिखते हैं। तो देखिए 3 अपान, ये संख्या क्या है हमारा एक ही है, तो यहां पर लिख लेंगे 9,
इसको काट देंगे तो 1/3, यानी 1/3 क्या है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है कि नहीं, यानी p/q के रूप में लिख रहे हैं कि नहीं। तो मैं यही कर रहा हूं कि अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल किसके अंतर्गत आएगा, रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि p/q के रूप में हम लिख रहे हैं। और यहां पर देखिए 1/2 यहां पर है, इसको देखिए 0.5 हम लिख रहे हैं, तो देखिए 1/2 भी क्या है, p/q के रूप में है कि नहीं। इसी को क्या हम कर रहे हैं कि शांत दशमलव भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आपका यहाँ परिभाषा और कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो जो भी ऑप्शन रहेगा आप उसको क्लियर कर देंगे। अब देखिए अपरिमेय संख्या के अंतर्गत क्या आता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे रूट में 2 आप लिख लीजिए, ये आप इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, 1.4 1/4 इस तरह ये आगे मान बढ़ता जाएगा, यानी इसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा अपरिमेय संख्या क्या है के अंतर्गत चला जाएगा, रूट में 2 आप रूट में 5 भी लिख सकते हैं, यानी आप अपरिमेय संख्या के अंतर्गत क्या चला जाए, जो भी रूट में संख्या लिखी गई और वो भी मान क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत चला जाएगा। तो हम लोगों ने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के अंतर्गत शांत दशमलव और अशांत दशमलव को आसानी पूर्वक हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग आगे कंसेप्ट की बात देखिए। यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है, 1 से 10 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या है। यहां पर ऑप्शन दिया है, पहला 4, 2, तीसरा 8 और चौथा 3। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं किसको। तो देखिए ऐसी संख्या या ऐसा नंबर जिसका गुणनखंड 2 हो उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, यानी जिस संख्या का फैक्टर 2 हो उसी को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। जैसे मैं यहां पर 1 की बात करता हूं, 1 क्या है, तो देखिए मैं क्या कहा हूं, फैक्टर 2 होना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, ओनली 2 फैक्टर्स रहेगा तो वो क्या होगा, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के अंतर्गत चला जाएगा। तो मैं सबसे पहले 1 को पकड़ रहा हूं, तो इसका देखिए मैं फैक्टर करता हूं। फैक्टर का मतलब क्या है, वो जैसे यहां पर देखिए 20 का मैं फैक्टर मैं करता हूं, तो देखिए 1 से क्या 20 कट जाएगा, यहां पर 2 है तो 2 से भी 20 कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से। एक क्या है, 20 के सब क्या है, फैक्टर है। तो ठीक उसी प्रकार देखिए 1 है यहां पर, तो सिर्फ यहां पर 1 का 1 फैक्टर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, अभाज्य संख्या। मैं यही कहा हूं कि मैक्सिमम 2 फैक्टर होना चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। अब मैं 2 की बात करता हूं, तो देखिए 2 देखिए इसका फैक्टर 1 होगा और 2 स्वयं संख्या होगा, तो ये भी क्या है, ये अभाज्य संख्या हो गई। अब यहीं पर देखिए 3 को मैं लेता हूं, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 और 3। देखिए 3 1 से भी कटेगा, 3 से 1 कट जाएगा, तो फैक्टर क्या हो गया, 1 और 3, तो भी 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। यहीं पर 4 मैं ले लेता हूं, तो देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और स्वयं संख्या से भी कटेगा, तो क्या है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं यही कर रहा हूं कि अभाज्य संख्या उसी कहते हैं, वो ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 2 हो उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन हमें ये तो अभाज्य संख्या के बारे में कुछ हम जानकारी ले लिए हैं, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि 1 से 10 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आसानी पूर्वक बता देंगे। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए, एक ट्रिक है कैसे अभाज्य संख्याओं को हम याद कर सकते हैं आसानी पूर्वक। देखिए आप 44 से शुरुआत करिए, यानी 4 यहां पर लिख लीजिए और इसका आधा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 यानी 22 हम लिख लीजिए। यानी सबसे पहले मैंने क्या किया, 44 लिखा और इसका आधा कर दिया तो 22 आ गया। और इसके बाद देखिए 32 हमें लिखना है, 32 और इसी को पलट देना है, यानी 32 का उल्टा क्या हो जाएगा, 23 हो गया। और उसके बाद क्या लास्ट में लिख लेना है 2 और 2। ये हमारा ट्रिक हो गया। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है 1 से 10 यहां पर देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90
और 90 से 100। तो देखिए आप यही ट्रिक याद करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए यही मैं लिख दिया हूं, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। करा 1 से 10 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या है। तो देखिए हम चले जाएंगे सारणी में, अपने 1-2 बार प्रैक्टिस करके आप लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। देखिए 1 से 10 कितने अभाज्य संख्या है, 4 है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट सही हो गया। और 4 वो कौन कौन सी संख्या है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं। 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7। 1 से 10 के बीच कितनी संख्या हो गई, 2, 3, 5, 7, कुल टोटल कितनी हो गई, 4 अभाज्य संख्या है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए 10 से 20, चाहे 20 से 30, 30 से 40, कुछ भी पूछ ले आसानी पूर्वक आप बता सकते हैं। देखिए अब इसमें 10 से 20 के बीच कुल कितने प्राइम नंबर आएंगे, तो ये भी मैं लिख दे रहा हूं। देखिए आएगा इसमें 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, एक 19 आएगा। तो देखिए 10 से 20 के बीच भी पूछ ले तो कितना प्राइम नंबर होगा, 4 हो जाएगा। 11, 13, 17, 19। अब देखिए 20 से 30 कुल कितने प्राइम नंबर आएंगे, तो इसमें देखिए 2 आते हैं। एक देखिए 23 आएगा, 23 और 29 आता है। तो कोई पूछ ले कि 20 से 30 के बीच कुल कितने प्राइम नंबर है, 2 होते हैं। कौन कौन, 23 और 29। अब देखिए 30 से 40 के बीच हम निकाल, ये हमें याद होना चाहिए। 30 से 40 के बीच देखिए आएगा 31 और 37, 31, 37 आता है। 30 से 40 के बीच 31, 37 और 40 से 50 के बीच क्या आएगा, 3। यानी देखिए इसमें आएगा 41 आएगा, 43 आएगा और 47 आएगा। 41, 43, 47। ये 40 से 50 के बीच 3 प्राइम नंबर आते हैं, 41, 43, 47। और 50 से 60 के बीच 2 प्राइम नंबर होते हैं। कौन होता है, एक होता है 53 हो जाएगा, 53, और एक क्या हो जाएगा, 57 तो नहीं होगा, एक हो जाएगा 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ये 59 हो जाएगा। ये देखिए अब याद होना चाहिए 50 से 60 के बीच कितने हो जाएंगे, 53 और 59 आता है। ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या का परिभाषा ही है कि उसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए और फैक्टर में क्या होना चाहिए, एक फैक्टर 1 होना चाहिए, फैक्टर यानी गुणनखंड, गुणनखंड एक होना चाहिए, और वो क्या, इट सेल्फ नंबर होना चाहिए, यानी वो स्वयं संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं 59 को लेता हूं यहां पर, तो 59 का गुणनखंड 2 होगा, एक होगा और एक स्वयं संख्या होगी 59। तो क्या है, 59 क्या चला जाएगा, प्राइम नंबर के अंतर्गत चला जाएगा। यहीं पर मैं कह दूं 4 क्या एक प्राइम नंबर है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड होते हैं, एक से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए कोई पूछ दे 60 से 70 के बीच कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो देखिए 2 होते हैं, एक 61 होता है और दूसरा 67 होता है। और 70 से 80 के बीच तो देखिए यहां आ जाएगा 70, यहां देखिए 71, 73 और देखिए 79। 71, 73, 79 या 70 से 80 के बीच प्राइम नंबर होते हैं। यही तरह पूछ लेगा कि 70 से 80 के बीच कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 3 होते हैं, 71, 73, 79। और 80 से 40 कितने होते हैं, तो देखिए इसमें आएगा 83 आ जाएगा, 83, 84 नहीं होगा, 85 नहीं होगा, 87 भी नहीं होगा, 88, 89 हो जाएगा, यानी 83, 89। यानी 80 से 90 के बीच कितने प्राइम नंबर होंगे, 2 होंगे, 83 और 89। और 90 से 100 के बीच 2 प्राइम नंबर आते हैं। ये देखिए अब यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं कह दूं 1 से 30 के बीच कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 30 के बीच, 1 से यानी 1 से लगाकर 30 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं, अभाज्य संख्या ये हमें बताना है। तो पूर्वक आप उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया है 1 से 30 के बीच, यानी 1 से लगाकर हम 30 तक चेक करते हैं कि कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले 1 से 30 हमें बताना है, तो हम यहाँ 1 को पकड़ेंगे और 30 तक चले जाएंगे, यानी जिस खाने में 30 लिखा है उसी खाने में जाएंगे, जो फर्स्ट में 30 पड़े। तो देखिए यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर भी 30 है, यानी जो सबसे पहले पड़ जाए वो उसी खाने तक चलेंगे, यानी 1 से यहाँ चलेंगे और हम 30 तक चले आएंगे। तो देखिए
अभाज्य संख्या क्या हो गई, 4 4 8 2 10, ये अभाज्य संख्या बता रहा है। 4 + 4 + 2 टोटल क्या हो गया 10, यानी 1 से 30 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या है, ये 10 हो गया। आप गिन भी सकते हैं, देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट करके 30 तक लिखेंगे और इसके बीच पूछा जाए प्राइम नंबर, यानी 1 से 30 के बीच कुल कितने प्राइम नंबर है 10। 10 क्या क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि 50 से 60 के बीच कुल कितने प्राइम नंबर हो गए, 50 से 60। 50 से 60 हमें एक साइड तुरंत हमको 44 22 32 याद है, तो आप आराम से पूर्वक लगा सकते हैं। देखिए कहा गया है 50 से 60, तो 50 से 60 कहाँ है, 50 से 60 यही हमारा क्या है, 2 प्राइम नंबर है। कौन है, 53 और 59। देखिए 50 51 52 53, ये देखिए कट जाएगा तो ये नहीं होगा, 53 होगा, तो देखिए 53 और 59 2 प्राइम नंबर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्राइम नंबर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोग उसको आसानी पूर्वक बता सकते हैं। देखिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन को आप क्लियर कर सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर नोट मैंने लिख दिया है, डायरेक्ट ये पेपर पूछा जाता है, तो इसको आपको रट लेना है। 1 से 50 के बीच पूछा जाए कुल कितने, ये फेवरेट क्वेश्चन है, यानी 1 से 50 के बीच कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15 होते हैं। 50 से 100 के बीच कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 10 प्राइम नंबर होते हैं, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 1 से पूछ लिया जाए 200 के बीच कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 46 होते हैं। आपको ये याद होना चाहिए। हम लोग प्राइम नंबर के बारे में जान लिया है। अब देखिए यहाँ पर कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए हम क्वेश्चन से ही आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, ऑप्शन में 1 4 9 और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो देखिए सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे ऑप्शन क्या दिया है 1। तो देखिए 1 क्या है, ना ही भाज्य संख्या है ना ही एक अभाज्य संख्या है। एक क्या है, एक क्या है, ये भाज्य भी नहीं है ना अभाज्य है, अभाज्य भी नहीं है। ये क्या है, हर एक संख्या में एक छिपा हुआ है, एक यूनिवर्सल नंबर है। जैसे मैं कह दूं 9, इसमें देखिए एक छिपा है कि नहीं, 9 × 1 कर दीजिए, कोई मान में फर्क पड़ेगा नहीं। 4 लिखिए, इसको लिख सकते हैं 4 × 1। इसीलिए 1 को कहा जाता है ना ही एक भाज्य संख्या है ना ही एक अभाज्य संख्या है, एक क्या है, एक यूनिवर्सल नंबर है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए, और मैं इसको कंपोजिट नंबर का सबसे पहले एक परिभाषा मैं बता देता हूं कि भाज्य संख्या कहते हैं किसको। तो देखिए ऐसा नंबर जिसका गुणनखंड ऐसा नंबर जिसका गुणनखंड 1 से ज्यादा हो, यानी 2 से ज्यादा हो, यानी जब भी गुणनखंड बनेगा तो इसका 2 से अधिक बनेगा, यानी 2 से अधिक होना चाहिए, और 2 बन जाएगा तो प्राइम नंबर हो जाएगा। तो इसीलिए इसका देखिए कंपोजिट नंबर का गुणनखंड हमेशा 2 से अधिक होना चाहिए। तो देखिए 4 को मैं यहां पर लेता हूं, तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। देखिए 2 से अधिक हो गया कि नहीं, लेकिन यहां पर देखिए 9 भी दिया गया है, 9 को भी लिख लीजिए। इसको 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, यानी इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, यानी 4 के भी गुणनखंड 2 से अधिक हो गया और 9 के भी गुणनखंड 2 से क्या हो गया, अधिक हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है। ये डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, तो 4 होता है। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन घुमा कर पूछ दे कि सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या है, तो इसके लिए क्या आंसर जाएगा 9, क्योंकि क्या है 4 के बाद क्या आता है, 5 तो होगा नहीं, वो प्राइम नंबर में आ जाएगा, 6 नहीं आएगा। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या है, ये 9 क्या है, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या है, तो क्या चला जाएगा 9। जब भी क्वेश्चन में लगा दे कि सबसे छोटा विषम भाज्य नहीं, देखिए विषम यहां पर शब्द लग जाए तो आंसर क्या चला जाएगा 9। सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या क्या है 9। और यहीं पर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा भाज्य संख्या यानी सम विषम ना लगाए तो कौन सा आंसर जाएगा 4।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कंपोजिट नंबर कहते हैं किसको। तो कंपोजिट नंबर का परिभाषा क्या है, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा गया है सअभाज्य संख्या नहीं है। एक क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जा रहा है कि सअभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन दिया गया है 25, 19, 13, 17, 14, 4 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए सबसे पहले इसका परिभाषा में आना चाहिए कि सअभाज्य संख्या कहते हैं किसको। तो एक शॉर्टकट सब ध्यान लीजिए कि जिसका HCF 1 हो, यानी जो भी दो संख्या दी गई हो उसका HCF 1 हो, वही संख्या क्या कहलाती है, सअभाज्य यानी को प्राइम नंबर कहलाती है। देखिए ऐसी कोई संख्या बनी ही नहीं है जिसको दोनों को काट दे सिर्फ एक को छोड़कर। आप 2 को लीजिए 2 से नहीं कटेगा, 3 लीजिए दोनों संख्या नहीं कटेगा, 5 देखिए 5 से 25 कट जाना है लेकिन 19 नहीं कटेगा। तो ऐसी कोई संख्या बनी ही नहीं है जो एक साथ दोनों संख्याओं को काट दे, वो किसके नहीं कटेगी तो किसके अंतर्गत चला जाएगा, सअभाज्य संख्या के अंतर्गत चला जाएगा। इसीलिए यहां पर लिखा गया है जिसका यानी दोनों संख्याओं का जो भी संख्या हो 2 से 3 हो जिसका HCF 1 हो वो किसके अंतर्गत चला जाएगा, सअभाज्य संख्या के अंतर्गत चला जाएगा। देखिए इसका HCF क्या है, 1 है, HCF 1 हो गया। ये क्या है, ये तो क्या है सअभाज्य संख्या है, तो ये नहीं हो सकता है। 13, 17 ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो दोनों को काट दे, तो इसका भी HCF क्या है, HCF यानी कॉमन क्या है, एक एक छिपा है तो कॉमन भी बोल सकते हैं, तो 1 है। देखिए यहां पर 14, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहां पर देखिए दो ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को काट सकती है। जैसे 2 को आप 2 फाते 14, 2 दूनी के 4, तो एक क्या है को प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 14 और 4 सअभाज्य संख्या नहीं है। तो सअभाज्य संख्या कहते हैं किसको, जिसका HCF 1 हो जाए यानी जिसका कॉमन 1 हो वही सअभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है जुड़वा सअभाज्य संख्या नहीं है, यानी ट्विन प्राइम नंबर हमें बताना है और इसमें नहीं बताना है कि कौन सा ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, जुड़वा सअभाज्य संख्या नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है 5 और 7 है, 11, 13, तीसरा 3 और 5 और चौथा ऑप्शन है 14 और 16। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं किसको। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, देखिए मैं लाइन बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं यानी 2 नंबर हो वो भी क्या हो, अभाज्य संख्याएं हो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच 2 का गैप हो, 2 का गैप या अंतर हो यानी डिफरेंस अंतर हो, उसी को क्या कहते हैं हम, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। मैं यही कहा हूं कि ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं किसको, तो 2 अभाज्य संख्या हमें दिखाई दे और उनके बीच 2 का अंतर हो तो वह क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन में, जुड़वा सअभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए 5 और 7 क्या है, अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच क्या है, 2 का अंतर है कि नहीं, 5 से 7 ये कूद गया है तो 2 का अंतर हो गया। ये तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि ये क्या हो गया, सअभाज्य के अंतर्गत चला जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जुड़वा सअभाज्य संख्या नहीं है। 5, 7 और क्या है, जुड़वा सअभाज्य संख्या है। 11, 13 सबसे पहले हमें नजर रखना है कि संख्या क्या क्या है। 11, 13 क्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या, और दोनों के बीच क्या है, 2 का गैप है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, जुड़वा सअभाज्य संख्या हो गई। 3, 5, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच 2 का अंतर है, तो ये भी नहीं हो सकता, किसके अंतर्गत चला जाएगा, जुड़वा सअभाज्य संख्या। और अभी देखिए चौथा ऑप्शन मैं देख रहा हूं, तो देखिए 14, 16 दोनों के मध्य 2 का अंतर है, 14 से 16 गया तो दोनों के मध्य 2 का अंतर है। लेकिन हमें यहां पर पकड़ना है दोनों नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य नंबर होना, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देखिए 14 क्या है, एक सम संख्या है, 16 भी सम संख्या है, अंतर देखिए 2 है लेकिन हमारा नंबर क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ये सम संख्या है, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो गया। 5, 7, 11, 13, 3, 5 क्या है, जुड़वा सअभाज्य संख्या है, इसीलिए यहां पर हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा,
14 फॉलो 5 हो जाएगा। यानी ट्विन प्राइम नंबर का परिभाषा ही है दो अभाज्य संख्याएं हमें जहां दिखाई दे और उन दोनों संख्याओं के बीच दो का अंतर हो, दो का गैप हो, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि सबसे छोटा परिपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर क्या है। ऑप्शन दिया गया है 4, 6, 14 और चौथा ऑप्शन एनओटी। तो देखिए सबसे पहले हमें तो परिभाषा आना चाहिए कि परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर यानी परिपूर्ण संख्या कहते हैं किसको। तो इसका परिभाषा क्या है, ऐसा नंबर यानी आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका गुणनखंड करने पर जो भी गुणनखंड आता है उसका योग कर लीजिए और उस स्वयं संख्या को छोड़ दीजिए, सम करने पर स्वयं संख्या प्राप्त हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। आपको यह बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन देखिए मैं बता रहा हूं उदाहरण के तौर पर। जैसे परफेक्ट नंबर हमें पता करना है, तो जैसे मैं यहां पर 6 को लेता हूं, यहां पर देखिए, तो इसका गुणनखंड सबसे पहले कर लीजिए। तो देखिए 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो मैं परिभाषा यही बोल रहा हूं कि 6 के यानी मैं यहां पर एक नंबर उठाया हूं, जो भी नंबर के गुणनखंड बन रहे हैं उसका योग कर लीजिए और उस स्वयं संख्या जो लिखी गई है उसको छोड़ दीजिए। तो यहां पर मैं संख्या क्या लिया हूं, 6 लिया हूं। तो सबसे पहले इसको आप काट दीजिए, यानी 6 को आपको समाप्त कर देना है और इसको देखिए जोड़ लीजिए। तो 1 + 2 + 3 ये क्या आ गया, 6 आ गया कि नहीं। तो क्या परफेक्ट नंबर हो गया कि नहीं। यही परिभाषा है कि ऐसा कोई नंबर ले लीजिए और उसका गुणनखंड करने पर और उस गुणनखंडों को आप जोड़ लीजिए। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए जो संख्या ली है उसको हम अंतिम में काट देते हैं और उसका योग करने पर वह संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, परफेक्ट नंबर हो जाता है। यह एसएससी सीजीएल का यह सवाल था कि परफेक्ट नंबर यानी सबसे छोटा परिपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर क्या है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां पर देखिए 14 भी यहां पर ऑप्शन दिया गया है, तो 14 को भी चेक, यहां पर देखिए 4 को सबसे पहले चेक करता हूं। तो 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा और हमें लास्ट में क्या करना है, इसको काट देना है। तो इसको हम योग कर रहे हैं, तो 1 + 2 क्या आ गया, 3। ये 4 के बराबर आ रहा है नहीं, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 6 तो चेक मैं कर दिया हूं। ये 14 को मैं चेक कर रहा हूं। तो देखिए 14 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 7 से कटेगा और देखिए 14 से कटेगा, 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 और इसका देखिए गुणनखंड तो यही होगा। अब हमें लास्ट में क्या करना है, इसको छोड़ देना है। तो देखिए 14 हमें काट देना है। तो देखिए हम इसको जोड़ रहे हैं, 1 + 2 + 7, तो 7 दूना 1 10। ये 14 के बराबर 10 नहीं आया, तो 14 क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। अभी देखिए मैं एक 28 नंबर लेता हूं, यानी 28 को मैं चेक करता हूं कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं। देखिए 28 को आप लिख सकते हैं 1, यानी 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और ये 28 से कट जाएगा। तो मैं चेक कर रहा हूं 28 एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो इसका मैं सबसे पहले फैक्टर निकाल दिया हूं और परिभाषा क्या कहता है, स्वयं संख्या को छोड़ देना है। तो सबसे पहले जो स्वयं संख्या है उसको हम काट देते हैं और इसको हम जोड़ते हैं। तो देखिए 2 1 3 4 3 5 5 1 14 और 14 क्या हो जाएगा, 14 + 14 क्या हो गया, 28। तो 28 भी क्या है, परिपूर्ण संख्या है, एक परफेक्ट नंबर है। तो हमें देखिए ऑप्शन जो भी कोई भी संख्या दे दे, सबसे पहले उसका आप फैक्टर कर लीजिए और उस संख्या को लास्ट में छोड़ दीजिए और गुणनखंडों को आप सम कर लीजिए। यदि संख्या के बराबर सम आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। तो मैंने आपको नंबर सिस्टम का जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे, जो भी सवाल बनते हैं उसके बारे में मैंने आपको इजली पूर्वक बताया हूं और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं अगले वीडियो में भी नंबर सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो जीडी में पूछे गए हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।